ओके। अच्छा, ये जो है इसमें मेजर ऑफ लोकेशन 1 है, इसकी 2 पार्ट्स में मैम ने हमें एक्सप्लेन किया है। मेजर ऑफ लोकेशन 1 में मैम ने मीन, मीडियन एंड मोड हमें एक्सप्लेन किया, और मेजर ऑफ लोकेशन 2 में हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है स्लाइड 2 में जो मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें 2 मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन की मैम ने जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है हम लोग फाइंड करते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, इसमें है स्लाइड 3 जो है, इसमें है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि हम लोग क्यों सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं। व्हाई वी फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें जो मेन पॉइंट है कि हम लोगों ने एक अगर हमारे पास वाइड रेंज का एक डाटा दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो उसमें से हम लोगों ने एक टिपिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो फिर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर रहे होते हैं। और एक सेकंड पॉइंट है कि अगर सपोज हमारे पास 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या 2 सेट डाटा सेट्स हमें दिए हुए हैं और वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो डाटा सेट है उसके अंदर जो हमारे पास एक जो डाटा है 21 है सपोज, और सेकंड जो डाटा सेट है उसके अंदर भी 21 है, तो हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक सेंट्रल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग लोकेशन कहते हैं। तो एक्चुअली हम उससे लोकेशन फाइंड आउट हो रही होती है, तो इसलिए 2 पॉइंट्स की वजह से, 2 मेन पॉइंट्स की वजह से हम लोग सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर। हेलो, समझ आ रही है? सब हैं या मैं अपने से बात कर रही जी जी हाँ जी डॉक्टर मरियम जी जी हूँ? जी, मुझे अब फील हो रहा है, कि टीचर्स जो हैं वो इतना डिस्टर्ब क्यों हो जाती है आगे, ऐसा लग रहा है मैं खुद अपने से बातें कर रही हूँ। नहीं नहीं, हमें बहुत समझ आ रही है। डॉक्टर सुब्रा तभी बताती है। अच्छा, ये You 2 will पॉइंट get समझ used आ to गया it. आपको? टिपिकल वैल्यू और लोकेशन आपको मेन, अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है सपोज कि हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो 2 मेन पॉइंट्स, एक टिपिकल वैल्यू और लोकेशन हमें पता चल रही होती है, दैट्स इट। अच्छा, इसके साथ आगे हमारे पास है ये एक ग्राफ है, ये हमें एमसीक्यूज में मैम ने कहा था कि एमसीक्यूज में वो दे सकती हैं कि अगर ये ग्राफ एक दे दिया जाए, उसमें आप बताया जाए कि सेंट्रल टेंडेंसी के जो पॉइंट्स है उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो इस ग्राफ के अंदर मीन, मोड और मीन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा, कोई बता ये सकते बेसिकली हैं? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हम्म बेसिकली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसलिए इसके हम्म मीन मीडियन हम्म मोड एक लाइन पे है। हाँ, ठीक है, yes, ये चीज याद रखनी है ये कि ये इम्पोर्टेंट है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। हाँ, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, अगर पॉजिटिव साइड में हाँ डिस्ट्रीब्यूशन चले जाएगी तो नहीं हो सकता ये। तो ये इम्पोर्टेंट तो जो ये है हमारा ये। नेक्स्ट टॉपिक है ही हम्म सारा इस पे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ये लोकेशंस के बाद वो होगा ही सारा इस पे इंशाल्लाह। हम्म। उसके बाद जो है हमारे पास सारे के कंपेयरिंग वर्ड, इसमें हम पॉपुलेशन और सैम्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये सिंपल है कि इस स्लाइड में कुछ भी नहीं है कि आप पर्सन्स ले रहे हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, सैम्पल आप सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ले रहे हैं, दैट इज सैम्पल। और अच्छा, पैरामीटर्स में आप वो ऑब्जर्वेशन और वो मेजरमेंट्स ले रहे हैं जो आप पॉपुलेशन से ले रहे हैं, और स्टैटिस्टिक्स में आप सैंपल से जो मेजर्स ले रहे हैं या ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट मरियम, पैरामीटर्स आई हैं और हैव अ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन। मरियम, ये जो पीछे आपने दिखाया है जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, जिसमें अच्छा, आपने हाँ कहा है मीन मीडियन हाँ मोड इक्वल है, हम्म, राइट? सो दिस हम्म। इज द लाइन जो ड्रॉ हुई हाँ, हुई, इसी के ऊपर हम कहेंगे यही मीन है। मिड में। तो ठीक है, यही अगर देखिए मीडियन नॉर्मल होगा है। और ये मोड। हेलो। हाँ, मैं हाँ कह रही हूँ हाँ यही मीडियन है और यही मोड है। इस लाइन को ही हमने एरो लगा के बताना है, हाँ, फॉर इसको एग्जाम्पल। इसको मीन मीडियन मोड जो है इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पे जो मीडियन है आई थिंक मिडिल वैल्यू होगी सपोज, अगर मुझे जितना मुझे समझ आया ये होगा, और मोड इज मोस्ट लाइक आपकी एक वैल्यू जो होती है वो बहुत फ्रीक्वेंट आ रही होती है, तो वो मिड में आएगी क्योंकि आपकी कर्व जो है वो सबसे टॉप पे जा रही है, तो आई थिंक मोर फ्रीक्वेंट वैल्यू वो होगी। अगर कोई और एक्सप्लेन कर सकता है तो कर दे।
जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कर्व है जो कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा पे बनाई हुई है, ठीक है, जिससे हम कंपेयर करते हैं अपनी सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, यानी एक स्टैंडर्ड कर्व बनाई हुई है हमने कि जी हमारी अगर नॉर्मल कर्व होगी तो वो ऐसी होगी, ठीक है, जिसमें हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो इसलिए ये कर्व एक तो यूनिफॉर्म बेल शेप्ड बनती है, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल कर्व बनती है, और इसकी जो सारी वैल्यूज हैं, मीन, मीडियन, मोड, वो सारी सेंटर में आती है, क्योंकि इसका जो डाटा होता है वो बड़ा यूनिफॉर्म डाउन, मतलब उसका जो ट्रेंड है वो बड़ा यूनिफॉर्म ट्रेंड होता है। ये जब हम नेक्स्ट एक लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कर्व हमने बनाई हुई है जिससे हम अपनी सारी कर्व्स कंपेयर करके तो इन्फेरेंसेस निकालते हैं। या इट्स लाइक अ आइडियल कर्व जिसके थ्रू हम लोग चेक कर रहे होते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, राइट? हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपको? तो डॉक्टर अली आई थिंक चले गया ना? नहीं मैडम, मैं यही हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसमें मीन अगर हमें क्वेश्चन आता है टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी, अगर सपोज हमें ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की, तो हम लोगों ने अगर पूछा जाता है कि हाउ वी कैन फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमें तीनों चीजें बतानी है, मीन, मोड, मीडियन। तो मैम ने आई थिंक बोला था कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये दे सकती हैं, तो हमें तीनों बताना होगा अगर वो पूछती है सेंट्रल टेंडेंसी का, राइट? जी अच्छा, अरिथमेटिक मीन में इट्स लाइक ऑब्जर्वेशन, हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना होता है कि कैलकुलेट, अब डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये इट्स लाइक अनग्रुप डाटा का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम लोगों ने सम करना है सारे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनको डिवाइड करना है विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। ये जो फॉर्मूला ये अनग्रुप डाटा का है। के बाद जो है अच्छा, ये जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट जो इसका है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा का अगर हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए गए होते हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, तो हम लोगों ने एक सेकेंड, अच्छा, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है और मिड पॉइंट। पहला जो पॉइंट है उसमें हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। अगर क्लास इंटरवल्स या हम क्लास इंटरवल्स में ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिखी है उनको ऐड करना है, तो हम लोगों को इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? अपर और लोअर को प्लस करके डिवाइड 25 करते plus 30 divided by 2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा हाँ, इसका हम लोग मिड पॉइंट हर क्लास इंटरवल्स का निकाल लेंगे। तो हम ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डाल सकते हैं, लाइक हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है और इसको हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट निकालना है विद द ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट से। तो हम उसको जो है इसका प्रोडक्ट निकाल के उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। अच्छा, नंबर ऑफ कहीं पे फॉर्मूला में n लिखा हुआ होता है, ग्रुप डाटा की मैं बात कर रही हूँ, कहीं पे यहाँ पे फॉर्मूलाज में n लिखा हुआ होता है, कहीं पे f लिखा हुआ होता है, लेकिन बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। कि अगर हमारे पास n लिखा हुआ और अगर हमारे पास f लिखा हुआ तो हम लोग ने सम ऑफ f ही डालना है n में भी। आई थिंक उसमें जो ग्रुप डाटा होता है जिसमें इंटरवल्स होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है बेसिकली। हाँ दी होती है, आगे नीचे जो नीचे एफ के साथ जो है वो उसको डिवाइड करते हैं। तो ये समीशन सॉरी एन और एफ जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि अनग्रुप डाटा है तो एन है, एन से डिवाइड करेंगे, और ग्रुप डाटा है तो हम एफ से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास इस चीज का आ जाता है, अगर हमारे पास इस चीज अभी जैसे ऊपर मैम ने क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यूज और नीचे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? हमें तो यही हमें सम डालना पड़ेगा ना, फ्रीक्वेंसी का ही सम हम डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा।
जब फ्रीक्वेंसी कहेगा ना तो वो डेफिनेटली वो हमें क्लास एफ का ही डालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ही डालनी पड़ेगी, राइट? जी जी ठीक है। एग्जैक्ट अच्छा, ये आगे जो है यहाँ पे हमारे पास सपोज मिड पॉइंट सारे निकले हुए हैं यहाँ पे। एक्स जो है ये हमारे मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये फॉर्मूला ये वाला है, सेम पीछे जो मैंने आपको बताया था ना, ये इसी तरह ही है। एन है और आगे जो है वही सेम चीज मैम ने फॉर्मूला में हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसी का सम ही डालना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 जो है वो डालेंगे हम लोग। ये जो 4 है, ये 4 है, आई थिंक ये 40 है। मैम ने मिस्टेक हाँ, किया है। ठीक करवाया था। हाँ, मैम ने कहा था कि 40 है, 4 लिखा हुआ है। तो आगे करूँ? समझ आ रहा है ना? ये तो सिंपल है, यानी किसी को समझ आ रहा है। अच्छा, तो ये जो है, अब ये मैंने जो है इंटरनेट पे भी देखा है, लेकिन मैम ने थोड़ा सा बेसिक चीजें ने कहा था कि एमसीक्यूज में पूछ सकती हैं। इसमें आई थिंक सॉल्व करने को मैम ने नहीं कभी बोला कि इसको सॉल्व करना है, कि वही क्वेश्चन देंगे कि आपने सॉल्व करना है ना? ऐसे ही है ना? ये तो मुझसे कभी याद ना हो, रेसिप्रोकल अरिथमेटिक की कोई डेफिनेशन तो नहीं आ सकती। नहीं, ये बहुत इजी है। मैम ने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मैम ने हाँ ना। बोला था कि मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज में पूछ सकती हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, क्वाड्रेटिक मीन क्या है, that's it। तो ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी। क्या एक्सप्लेन करूँ मैं इसको? करूँ एक्सप्लेन? हेलो? अच्छा, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेटा वैल्यूज है। यानी कि nth क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ डेटा वैल्यूज लेना है। यानी कि जितनी भी सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज दी हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है, और फिर जो हमारे पास उसका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका रूट लेना है। समझ आया या नहीं? जी मरियम आ गया। हमें जब क्वेश्चन होगा ये नहीं समझना है कि हम आपको रोक लें, ये कह रही हूँ। अच्छा, मैं बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक मीन। अच्छा, ये जो है हार्मोनाइज्ड मीन मैम ने लिखा हुआ, लेकिन मैंने इंटरनेट पे देखा तो उसमें हार्मोनिक मीन हर जगह पे लिखा हुआ था। तो बेसिकली हार्मोनिक मीन जो है वो रेसिप्रोकल, अगर जहाँ पे भी हमारे पास मीन का रेसिप्रोकल लिया जाता है डेटा वैल्यूज में, अगर हम मीन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो बेसिकली हार्मोनिक मीन होगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक मीन है। क्वाड्रेटिक मीन में हम लोग क्या करते हैं कि जो मीन है उसका स्क्वायर लेंगे एंड देन उसका रूट ले लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज कर देते हैं उसके साथ, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं, इसके फॉर्मूला को कंफ्यूज कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में बेसिकली मीन की हम लोग डिविएशन लेके उसके बाद उसका स्क्वायर और रूट ले रहे होते हैं। इसमें हमने सिंपल मीन का स्क्वायर रूट लेना है। इसमें कोई भी हम लोगों ने इसमें डिविएशन नहीं ले रहे हैं, इसमें जस्ट सिंपल मीन का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इसी तरह जो वेटेड मीन है, इसमें ये भी सिंपल है कि आप अगर अरिथमेटिक मीन को वेट के अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं, वेट भी उसमें डाल रहे हैं, तो जो है उसमें आ जाएगा। अच्छा, ये इसको मैंने देखा था, ये कहाँ पे यूज करते हैं, सम टाइम जो है ये प्रोफेसर ग्रेडिंग के लिए जो है ये मीन यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें ये था। और एक और डिफरेंस था कि हाँ, अगर ज्योमेट्रिक मीन का एक डिफरेंस था कि अगर सपोज अगर हमारे पास वैल्यूज जो हैं उनके डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, सेम यूनिट्स नहीं है, डिफरेंट यूनिट्स हैं, तब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। और अगर अरिथमेटिक मीन तब यूज करते हैं जो हमारे पास सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जितनी हैं उनके सेम यूनिट्स हैं, तब हम लोग अरिथमेटिक मीन यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ट्रिम्ड मीन, ट्रंकेटेड मीन और ट्रिम्ड मीन। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं डेटा, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है
और उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग जो डाटा से जो है वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन सर्टेन परसेंटेज से रिमूव करते हैं। यानी कि हम लोगों ने सपोज अगर हमारे पास 1 to 10 दी है और हम 1 और 10 रिमूव कर देंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं होगा। हम पहले प्रॉपर, अब इसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन है कि हम कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो आई थिंक मैं सिर्फ डेफिनेशन तक ही रहती हूँ क्योंकि मैम ने कैलकुलेशन नहीं बताया हुआ। तो इसमें सिर्फ क्या होता है कि हम लोग सर्टेन परसेंटेजेस के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। तो ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक मोर रियलिस्टिक पिक्चर चाहिए होती है एक ऑब्जर्वेशन की, तो फिर हम लोग ट्रंकेटेड मीन यूज करते हैं। अच्छा, ट्रंकेटेड मीन और वेल्सराइज्ड मीन एक दूसरे के साथ जो है इंटर रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रंकेटेड मीन में हम मिनिमम और मैक्सिमम डाटा में से वैल्यूज को रिमूव करते हैं सर्टेन परसेंटेजेस में। अब जो वेल्सराइज्ड मीन होता है ये सिमिलर टू ट्रंकेटेड मीन है, लेकिन इसमें हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज को डिलीट नहीं करते, उसमें हम लोग उनको एड अप करके उनको रिमेन रख रहे होते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1 से 10 तक है, 1 से 10 है, और हम लोग उसका, अब ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको बगैर बताए। तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रंकेटेड मीन को, वेल्सराइज्ड मीन को वर्बली? हेलो, ये छोटे से बाद में देख लेंगे। हाँ, फिर ये है कि आप लोग गूगल पे देख लीजिएगा, एक प्रॉपर वे है कि इसमें ये होता है कि हम लोगों ने क्वार्टाइल फाइंड करने होते हैं। क्वार्टाइल जब हम फाइंड करते हैं ट्रंकेटेड मीन में, क्वार्टाइल फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि उनको हम रिमूव करते हैं परसेंटेजेस से। और वेल्सराइज में ये होता है जब हम क्वार्टाइल फाइंड करते हैं जहाँ पे हमारे पास Q1 और Q3 की वैल्यू आती है, उसी को हम आगे जो है लार्जेस्ट वैल्यू में सेम रखते हैं। तो वो एक प्रॉपर वे है, उसको इससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्बली जब तक मैं दिखाऊं नहीं आपको। ओके, फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ मीन क्या है? इजी टू कैलकुलेट है और टेक्स इन इनटू अकाउंट्स इन ऑल द वैल्यूज होता है, वाइडली यूज्ड है एंड कैलकुलेटेड इन एवरी केस। अच्छा, डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस इसका जो थर्ड पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में मैम ने कहा था पूछ सकती हैं कि अगर सपोज हमसे पूछा जाए कि इज इट सुटेबल कि मेजर ऑफ टेंडेंसी है, अगर ये डाटा हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली स्क्यूड यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है, तो हम ये मीन जो है उसके जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो किस तरह सुटेबल है या नहीं है, तो इट इज नॉट सुटेबल। ये जो थर्ड पॉइंट है इसका। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन में जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हमें अपने माइंड में रखना है, हमने अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें मीडियन में, इसमें ये फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू, दैट वैल्यू जो हमारा आंसर आता है, उस जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें जो वैल्यू होती है उसको हम लोगों ने मीडियन कहते हैं। अच्छा, रिमेंबर कि ये वैल्यूज हमारे पास इवन है या ऑड्स हैं, ये हमने देखना है। 2 स्टेप्स हमने मीडियन फाइंड करते हुए देखना है, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में रखना है अरेंजमेंट, एंड सेकंड इवन है या ऑड है। एडवांटेजेस ऑफ मीडियन, ये इसमें मोर एप्रोप्रिएट इन दिस हाईली स्क्यूड हमारे पे डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ये मीडियन जो है वो एप्रोप्रिएट है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन, मैथमेटिकली वीक, नो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। अच्छा, नॉट बेस्ड ऑन all the values in data, ignores the information। आगे कर दूं? सिंपल है, आगे कर दूं? Yes. अच्छा, ये मीडियन जो है मीडियन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ है?
फाइंड करने में। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? हमारे पास यहाँ पे इवन है एंड ऑड है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे कर रही हूँ। अच्छा, मोड जो है इट इज अनदर मेजर ऑफ लोकेशन। अच्छा, इसमें जो ऑब्जर्वेशन हाँ ये वाला पॉइंट था कि व्हेन वी हैव नो मोड, व्हेन वी हैव नो मोड। हेलो, सब सो रहे हैं हम लोग। आ रही है आपकी आवाज? जी, हम आपकी बात सुन रहे थे जो आप बता रही व्हेन वी हैव नो मोड। हाँ, when we have no mode, कब हो? मैं आप लोगों से पूछूं when we have no mode in the observation, तो क्या कह सकते हैं जब उसको? अगर suppose उसको हम zero mode when we बोलेंगे। have no mode in observation, तो हम क्या कह सकते हैं? उसमें क्या होगा? पॉइंट्स में क्या आएगा? उसमें कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। हाँ, तो ये आगे जो है जो हमारी स्लाइड्स उसमें ये लिखा हुआ है कि if we find that every value occurs once, only once, the distribution has no mode। और ये मैम ने बोला था कि हमारे पास 2 वैल्यूज भी हो सकती हैं, 3 वैल्यूज भी सेम हो सकती है, ट्राई मॉडल हो सकता है एंड डाई मॉडल भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन में। एडवांटेजेस ऑफ मोड क्या है कि इफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से। और जब कोई मोड नहीं होगा तो हम सिंपली लिख देंगे कि नो मोड। क्या? हाँ, ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे ना। जी जी मरियम, नो मोड ही लिखेंगे, जीरो मोड बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिकॉज जीरो इज नॉट द ट्रू वैल्यू। कि टेम्परेचर जैसे जीरो नहीं होगा तो हम सिर्फ नो मोड लिखेंगे। Okay, advantages of mode: easy to understand, not affected by the extreme values, and can also be obtained for qualitative data. अच्छा, disadvantage क्या है कि suppose some sets have the data more than one model values पे हो सकते हैं। तो अच्छा, मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया था कि इसका ये डिसएडवांटेज में क्यों आएगा अगर हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ डाटा उसमें कोई मोर देन वन मॉडल वैल्यू, तो ये डिसएडवांटेज में कैसे आएगा? किसी कोई पॉइंट समझ आया? आपका क्वेश्चन क्या है? कि अगर ये लिखा हुआ है ना सेकंड पॉइंट के अगर कुछ सम सेट्स ऑफ डाटा हैव मोर देन वन मॉडल वैल्यू, तो ये कैसे डिसएडवांटेज में आएगा? जब आपकी वैल्यू रेपिटेशन आती है ना, तो वो आपके जो डाटा होता है उसको उसकी जो उस पे जो आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करने होते हैं जो कि हम अब कर रहे हैं आगे, जब बहुत ज्यादा रेपिटेशन आती है तो आपकी वेरिएशंस नहीं होती। जब आपकी वेरिएशंस नहीं होती तो वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है ना उसमें एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट्स द आइडिया? मेरा एक आइडिया क्या होगा कि हमारा वन मोड हो या फिर जीरो मोड हो, या मतलब नो मोड हो? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे छोटा सा। जी बोले। मेरी अपनी जो है वो इसमें लॉजिक है, वो ये कि जब मॉड बेसिकली ये है कि जी आपकी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। तो जब हम कहते हैं कि ये डिसएडवांटेज है कि बिकॉज सेंटर ऑफ टेंडेंसी मीन्स कि आपकी जो सेंटर है, एवरेज है, उसके आसपास जो है वो कितनी ज़्यादा वैल्यूज लाए करती हैं सारे डाटा। तो हम सेंटर ऑफ टेंडेंसी फाइंड करते हैं। सो मॉड इज वन मेजरमेंट टू गेट द सेंटर ऑफ टेंडेंसी। तो जब हमारे पास सेंटर ऑफ टेंडेंसी में मॉड की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो वो हमारा एवरेज है वो एक्यूरेट नहीं होगा। हमारी सेंटर ऑफ टेंडेंसी जो डाटा की है वो इन्फ्रेंस में या उसकी ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रही होगी कि ये सेंटर है। जैसे मीन है 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स 70 आ जाते हैं। सो हम एक स्टेज पे सेंटर ऑफ टेंडेंसी पहुंच जाते हैं कि जी 70, 75, किसी के 65, किसी के 85, किसी के 55। तो 70 के आसपास जो है ना वो सेंटर टेंडेंसी डाटा की हमें फाइंड हो जाती है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा मोड होंगे तो डेफिनेटली वो एक अजीब सी सिचुएशन होगी। तो डिसएडवांटेज इसलिए। तो मैम ने एक पॉइंट बताया था कि हमारे पास जो फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं वो सिर्फ मीन की कर सकते हैं, राइट? मीडियन और मोड की नहीं कर सकते। तो अगर मोड ज्यादा होगा तो उससे मीन भी तो इफेक्ट होगा।
प्लस अगर आपकी मोर देन आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपका कोई मतलब आपका जो क्वेश्चन था इनिशियली जो जो मैंने पॉइंट किया था कि अगर कोई वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। फिर इसका मतलब है कि हमारा तो रिजल्ट ही वो है, हमें उस पर कुछ स्टेटिस्टिकल चीजें रन करने की जरूरत ही नहीं है। हम स्टेटिस्टिकल चीजें रन ही तब करते हैं जब हमारे पास वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, उस पे हम ये सारी टेस्ट रन करते हैं। तो अगर एक ही वैल्यू बार बार आएगी जी जी नहीं, वो उनका डॉक्टर जी उनका क्वेश्चन ये था कि हम तो मॉड फाइंड कर रहे हैं ना, मॉड हम कहते हैं 2 या बाई मॉड्यूल या ट्राई मॉड्यूल या उससे भी आगे जाता है, तो ये एडवांटेजेस में क्यों है? तो अभी तो हम इन्फ्रेंसेस की तरफ जा ही नहीं रहे, हम डाटा को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी इसकी मीन ये है, इसकी मीडियन वैल्यू ये है, इसकी मॉड 2 या 2 से ज्यादा आगे, तो ये वो तो फिर इंटरप्रिटेशन हमारा यही है ना, तो हमारा बेसिक गोल तो ये है ना, हमने ये हम सब कुछ कर क्यों रहे हैं, हम शुरू से पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने उसको इन्फेरेंस पे लेके जाना है। हमारी सारी इस पढ़ाई का एंड पे नतीजा जो निकलना है वो ये निकलना है कि हमने जो भी टेस्ट रन करने हमने नतीजे अखज करने, हमने उससे इन्फेरेंसेस निकाल ली। तो अगर एक चीज ओवर एंड ओवर रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो तो इसका मतलब है कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, उसमें आप अपने स्टेटिस्टिकल टेस्ट रन नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, बेसिक आपका टारगेट तो वही है ना, अभी तक हमने देखा हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है, और बार बार वो ये कहता है कि हम जो जितना भी डाटा है इसको हम जिस भी फॉर्म में ला रहे हैं, इससे हमारा पर्पस ये है, हम इस पे जो कुछ भी रन कर रहे हैं इस पे हमारा पर्पस ये है, अभी भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे ही चल रहे हैं। ये जो मेजर्स ऑफ लोकेशन है या मेजर्स ऑफ वेरिएशंस है, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे वाला जो डाटा है ये उसी को फर्दर मैनिपुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप देखें तो जो हमने मीन पढ़ा इनिशियली मैम ने बड़ा अच्छा मीन को एक्सप्लेन किया, जो मीन पढ़ा हम उसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, तो हमने इस सारे डाटा को लेके इन दी एंड कुछ ना कुछ इन्फेरेंस निकाला। तो वेरिएशन ही नहीं होगी तो इन्फेरेंस क्या निकलेगा? ऐसे ही है, जब सब ने एक तरह की टी शर्ट पहनी होगी तो उस पर हम क्या नतीजा खस कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है डॉक्टर अली, कि मैम ने एक बताया था हम लोगों के कि अगर मैथमेटिक मैनिपुलेशन फर्दर हमने करनी होती है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सी जो मेजरमेंट होता है उसके ऊपर करते हैं? सपोज मीन पे करते हैं, मीडियन पे फर्दर हम काम कर सकते हैं या नहीं? मैम ने बोला था मीन को फर्दर आगे लेके जाते हैं, मोड और मीडियन को नहीं लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मीन जो है वो एक एवरेज वैल्यू है। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारी पूरी जो डाटा है ना उसको रिप्रेजेंट कर रही हो, ना कि मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जाए, ना कि वो सेंट्रल वैल्यू हो जाए। अगर सेंट्रल वैल्यू है तो हो सकता है कि वो एक्सट्रीम ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट ना करी हो, जो इसलिए तो मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं वो सारों को मिला के वो हर वैल्यू का एक चंक उसमें आ जाता है। तो दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ओके, अच्छा, ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्वार्टाइल? कोई क्वार्टाइल एक्सप्लेन कर सकता है? नो? हेलो। हाँ मरियम, हाँ जी डॉक्टर मरियम, आप क्वार्टाइल एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, क्वार्टाइल्स में बेसिकली जो है ना, आप 4 का चंक लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आपका क्वार्टाइल होगा दैट विल रिप्रेजेंट 25% ऑफ योर डाटा, और जो सेकंड क्वार्टाइल होगा दैट विल बी लाइक मीडियन, ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट 50% ऑफ योर डाटा, और इसी तरह Q3 जो होगा वो 75% ऑफ योर डाटा होगा। और जो हमारा Q1 होता है
ठीक है, वैसे तो हम सबसे पहले Q1 कहते हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, लेकिन ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, सबसे हाईएस्ट जो है वो हमारी Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक दफा मुझे प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, मैं लास्ट टाइम इधर ही फंस गई थी क्वार्टाइल्स पे। मुझे भी कुछ ना खास नहीं आता है, लेकिन मैंने ऐसे में अगले वाला थोड़ा लेक्चर पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है। आपने क्या एग्जैक्टली क्या पूछते हैं? एक क्वार्टाइल फाइंड कैसे करें फॉर्मूला से? अगर फाइंड कैसे करेंगे, जो Q2 होगा वो तो मीडियन होगा। Q2 जो है ना वो मीडियन पे ऑटोमेटिकली मीडियन पे आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो Q1 है वो आपकी मतलब इसमें से आपके पास डाटा है लाइक 12 नंबरों का एक डाटा है, ठीक है। पहले 4 नंबर पे आपका फर्स्ट क्वार्टाइल खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड इन द सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। और फिर इसी तरह नेक्स्ट 4 नंबर्स पे आपका मीडियन का कॉल करता है। मीडियन आपको पता है कि मिडिल वैल्यू होती है और वो इक्वल होती है Q2 के, ठीक है। क्योंकि क्वार्टाइल है ना, आप मतलब आप इसे डाटा रिप्रेजेंटेशन से याद रखें कि Q1 जो है वो 25% है, Q2 जो है वो 50%। तो जब 50% की बात होती है तो वो ऑटोमेटिकली मीडियन आ जाती है, क्योंकि मीडियन जो है ना इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, ठीक। कोई और अगर एक्सप्लेन करते ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से तो। एक्चुअली ना इसका एक फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूलास लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अच्छा मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसको बंद करके तो इसमें देख लेते हैं अगर किसी को समझ नहीं आ रहा। इसके बाद आगे एडवांटेजेस हैं, दैट्स इट। इसके बाद कुछ भी नहीं है। एक असाइनमेंट मैम ने दी हुई थी और ये है। अच्छा यहाँ पे कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्वार्टाइल्स को, अगर कोई कर यहाँ पे, या मैं एग्जांपल शेयर कर दूँ? नहीं, इसका Q2 जो है आई थिंक दिस इज द मीडियन, और जो आपका Q1 है जी डॉक्टर अली आप बता दें। नहीं आप बताएं प्लीज, आप बताएं प्लीज। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट नहीं दैट्स ओके, दैट्स गुड। आप नहीं आप प्लीज बताएं। नहीं प्लीज आप बताएं। मैं सॉरी इंटरप्ट कर गया हूं। नहीं आई थिंक देखिए जो Q2 है सबसे पहले आपने एक मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो आपका डेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट जो 1, 11, 15, 90, 20 एंड 24 है, इसकी मिडिल वैल्यू क्या है? मरियम डोंट यू थिंक हम लोग फॉर्मूला से ही करेंगे? फॉर्मूला एक्चुअली मेरे लिए तो फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है। सो मैंने तो सिंपली इसी तरह से किया है कि आप देखिए कि ये आपका इवन है या ऑड है। अगर आपका ऑड है तो आपको सिंपली मीडियंस मिल जाएंगे 3 आराम से, मगर अगर आपका इवन है तो आपने 2 मीडियंस को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। अच्छा डायरेक्टली कर रहे हो? वैल्यू हाँ ये डायरेक्टली निकल आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये 11 है। सो आपका हाफ डेटा उस तरफ दिस इज इवन नंबर, ठीक है। सो इफ वी एड 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या 26 आएगा? आएगा जी क्या ना। अब आप देखिए अब आप देखिए कि 1, 15, 1, 11, 15, 19, 20 एंड 24 है। इनकी 2 मिडिल वैल्यूज है 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 आपका 17 आ गया। ओके अब 24, 28, 34, 37, 47, 50 और 57 इनकी 2 मिडिल वैल्यूज हैं 37 और 47। इनको ऐड करें डिवाइड बाय 2 करें तो 42 आ गया। So when you look at the data, कोई और कैसे? ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसको जो आपने मतलब उसको दोबारा से बताएं। लेकिन जो आपका मीडियन है ना वो तो आपने अगर आपकी ऑड इवन वैल्यू है तो आपको पता होगा कि 2 को जो मिडिल वैल्यूज हैं उनको डिवाइड बाय 2 करें तो 26 आ जाएगा। 24 प्लस 28 है। अब आप बाकी जो आपका ये तो एक हो गया, 24 के बीच में एक 26 है, दैट इज योर मीडियन।
ठीक है। अब जो फर्स्ट वैल्यूज हैं उसमें से जो आपकी मिडिल वैल्यूज हैं उनको डिवाइड बाय 2 करें तो 17 आ जाएगा। 15 टू प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। मतलब मैं तो इस डेटा से देखकर इवन और ऑड का अंदाजा मैंने तो फिर इसी तरीके से समझा था। बाकी वो फार्मूलाज थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे, तो आई थिंक शायद डॉक्टर अली फार्मूला वाकई डिफिकल्ट है। फार्मूला से ये इस तरह बहुत इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट हो जाए ना कि अगर आपने इवन कैसे निकालते हैं, हाउ टू टेक अ मीडियन आउट ऑफ एन इवन रेंज, आप डिवाइड 2 वैल्यूज को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। मैंने तो इसी तरह से किया था, मुझे तो इसी तरह से समझ आया कि यू कैन यू नो जस्ट लुक एट आई ग्लिम्स में आपको समझ आ जाती है कि कौन सी वैल्यूज है। मगर अगर somebody कैन एक्सप्लेन बेटर तो अच्छी बात है। किसी को अगर फॉर्मूला ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड है तो वो बता दे। आई थिंक सबको आता है या फिर सबको नहीं आता। ये n की वैल्यू क्या है? ये जो फॉर्मूला है ये n की वैल्यू क्या है? ये मुझे n की वैल्यू का समझ नहीं आ रहा कि ये n की वैल्यू क्या है। n तो टोटल नंबर ऑफ n तो ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर 12 है ना इसमें। 1 2 हाँ 3 12 प्लस 1, लेकिन वो तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा 3 थर्ड और फोर्थ वैल्यू के दरमियान मुझे समझ आ गई है। वो ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली। हाँ वो उसी तरह से। अच्छा अब बेसिकली अब हम आते हैं वापस अपने उस डेटा की तरफ कि हमने ड्रॉ करनी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से कंपैरेटिव हमने अपनी सारे डेटा को लेना होता है। ठीक है, तो जब हम अपने ये क्वार्टाइल्स, बेसिकली ये रेंज ऑफ डेटा डिफाइन करता है। आपका जो मीडियन है ये 50% ऑफ डेटा पे लाई कर रहा है ना, तो आपको पता है कि आपका जो सेंट्रल वैल्यू है दैट इज द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन जो है दैट इज Q2, वो आपके 50% पे लाई कर रही है। आपको पता है आपका कोई भी डाटा इवन में है ऑड पे है, उसकी जो 50% वैल्यू है, जो उसकी 50th उसकी सेंट्रल वैल्यू है दैट इज द मीडियन वैल्यू, वो आपके 50% डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यानी आपकी 50% रेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 50 और 0 के दरमियान आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आता है जिसको आप लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, उसको आप क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला है उसमें उसी से निकलेगा। देखिए आप Q1 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 113 इंटू 1/4 करें तो आपका 3 पॉइंट समथिंग निकलता है। दैट मीन्स कि अगर इस डायग्राम पे वापस आए, आपकी थर्ड और फोर्थ वैल्यू के दरमियान आपका लोअर क्वार्टाइल निकलेगा, आपका Q1 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह जब आप अपर क्वार्टाइल की बात करते हैं तो आप 13 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करते हैं तो आपकी 75% वैल्यू निकल आती है। अब ये एक्चुअल है क्या? जब आप ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं ना, एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उस पे आप सेंट्रल लाइन लगाते हैं 50% की। आपको पता होता है कि ये हमारा मीडियन है, ये हमारी सेंट्रल लाइन है। आप 25% पे आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, आपका 75% पे Q3 है, और फिर आपकी 0 to 100 की रेंज क्योंकि आपने प्लॉट की हुई है। अब आपको आइडिया हो जाता है कि ये Q1, Q2 और Q3 के रेफरेंस से हमारा जो मैक्सिमम डेटा है वो कहाँ लाए कर रहा है, वो किस क्वार्टाइल में लाए कर रहा है। इसकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस लेवल तक हमें ये पता होना चाहिए कि हमें Q1 कैसे निकालना है, हमने Q2 कैसे निकालना है, Q3 कैसे निकालना है। तो जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसमें से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास इवन या ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, तो उस पे ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई होता है कि n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे तो हमारे पास Q3 आ जाएगा। 50% ऑब्वियसली वो है ही सेंट्रल वैल्यू।
कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? 9.75 जी, 9 तो टेक वैल्यू बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मीन के दरमियान Q3 है, ठीक है? तो वो आप फॉर्मूला से भी फाइंड आउट, हाँ, तो उसका एवरेज ले लें आप, ठीक है? तो उसका एवरेज निकाला हुआ है ना नीचे उसका, तो आपको वो क्वार्टाइल आ गया। और इसकी जब आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैम ने आपको नहीं बताया था कि क्वार्टाइल्स में डिवाइड करते हैं कर्व को, और फिर आप देखते हैं कि आपकी एवरेज से आगे और पीछे कितने लोग हैं। जब मैम ने वो एक क्लास टेस्ट के स्कोर की एग्जांपल दी थी कि आपका मीडियन में अगर इतने आपका क्लास एवरेज स्कोर क्योंकि मीडियन होता है तो वो इतना है, तो उसके कंपैरेटिवली कितने लोग ऊपर हैं और कितने लोग नीचे हैं, अपर क्वार्टाइल में कितने हैं और लोअर क्वार्टाइल में कितने हैं, तो वो आप कंपैरिजन करते हैं। ये नेक्स्ट मेरे ख्याल से मेजर ऑफ टेंडेंसी वाले लेक्चर में वो है, वो जब मैम अगला पढ़ाएंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब किसी को कोई क्वेरी है? क्योंकि मुझे भी इतना ही आता है, मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ अभी। आगे तो असाइनमेंट से जो मैम ने हमें दी हुई है, that's it। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना करते हैं, इससे ज्यादा जो है ना वो हजम नहीं होगा। हाँ सही है। काफी है आज के लिए। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो कल कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा वो संडे वाले दिन कभी कोई मैम कह रही थी कि वो